नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ज्यामिति, गणित, और गणित में हम पढ़ रहे हैं ज्यामिति। इससे पहले हमने 6 पार्ट ज्यामिति के बना चुके हैं और अब आज पढ़ रहे हैं 7वां पार्ट। आपने 6 पार्ट को देखा होगा, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस है, चीजें बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन आ रही है। आप उसको पढ़िएगा। अब इसके बाद कम से कम 3 या 4 वीडियो में आपकी ज्यामिति खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम बनाएंगे लगभग इसके 100 के लगभग हम क्वेश्चंस करेंगे। 50 क्वेश्चन तो कम से कम बेसिक इसके करेंगे इसे। तो आप ये कोशिश करिए कि आपकी जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं ज्यामिति से संबंधित, उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस करवाएंगे, आपको मजा आएगा। और ज्यामिति आपको इस लेवल की आपको मिल पाएगी कि आपको कहीं पर भी आउट ऑफ क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में, भले वो आपका एमपी टेट हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर किसी भी प्रकार का एग्जाम में आपको कभी कुछ भी आउट ऑफ नहीं मिलेगा। आज हम ज्यामिति पढ़ेंगे और ज्यामिति में आज हम पढ़ेंगे माध्यिका। पहले मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं कि हमको क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है त्रिभुज के केंद्र के बारे में। अगर हम सही ढंग से अगर देखें तो हमारा जो टॉपिक होगा वो त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के क्या केंद्र? त्रिभुज में 4 केंद्र होते हैं। कितने केंद्र होते हैं? 4 केंद्र। और आप सोचोगे ये तो कभी सुना ही नहीं। त्रिभुज में कितने केंद्र होते हैं? 4 केंद्र। और उससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मेंसुरेशन से भी रिलेटेड होते हैं और आपके ज्योमेट्री से भी रिलेटेड होते हैं। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के केंद्र जो होते हैं कितने होते हैं? 4। एक होता है केंद्रक, ठीक। एक और होता है अंतः केंद्र, एक होता है आपका परिकेंद्र और एक और होता है लंब केंद्र, ठीक। क्या होता है? एक होता है केंद्रक, एक और होता है अंतः केंद्र, एक होता है परिकेंद्र और एक होता है लंब केंद्र। अब आप सोचिए, इतने सारे केंद्र आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। तो यहां पर जो माध्यिका होती है, उस माध्यिका का जो कटान बिंदु होता है वही आपका क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। तो हम सब इनके साथ इनके जो रेखाएं हैं उनको कहते हैं। जैसे कि केंद्रक का क्या होता है? ये, उसके बाद यहां एंगल बाइसेक्टर, ये सॉरी यहां पे सॉरी यहां पे लंब केंद्र। तो इन सब की कुछ ना कुछ रेखाएं होती है। उन रेखाओं का जो कटान बिंदु होता है वो केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र कहलाता है। तो आपको यहां पे आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है माध्यिका, और इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माध्यिका की परिभाषा। माध्यिका की परिभाषा, मजा आएगा आज इसको। मीडियम, माध्यिका मतलब होता है मीडियम। एक ट्रायंगल ले लीजिए आप, जैसे कि ट्रायंगल ले लिया आपने, ये ट्रायंगल, ठीक। त्रिभुज ए, बी और सी, ये त्रिभुज एबीसी ले लिया आपने। और त्रिभुज एबीसी में आप एक शीर्ष माना कि ए ले लीजिए। इस शीर्ष से एक ऐसी रेखा खींचिए जो इस बीसी को 2 बराबर भागों में बांट दे। क्या बांट दे? बराबर भागों में। यानी यहां से एक रेखा खींची, ये मैंने खींची, जो इसको 2 बराबर भागों में बांट दे, यानी ये हो गई आपकी बीडी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से बीसी रेखा पर एक ऐसी बिंदु लिया जो बीसी को 2 बराबर भागों में बांट दे। यही जो एडी है वह इस त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। तो ये इसका मतलब होता है। माध्यिका का परिभाषा लिखेंगे, किसी त्रिभुज में परीक्षा में क्वेश्चन तक पूछा जाता है इस प्रकार से, परिभाषा के ऊपर ही हो जाए। किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से
सम्मुख भुजा पर किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई रेखा ठीक है, सम्मुख भुजा को या फिर अगर अपन बोले तो उस भुजा को दो बराबर भागों में विभक्त करती है। देखो, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई रेखा जो क्या करती है, जो सम्मुख भुजा को यानी उस भुजा को दो बराबर भागों में विभक्त करती है, वह रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। यह परिभाषा इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि इस परिभाषा से संबंधित क्वेश्चंस माध्यिका कहलाती है। ठीक है, यानी एक शीर्ष लिया, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक रेखा खींची, अगर वह रेखा उस सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में विभक्त कर देती है तो वह रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका। यानी AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। यह आपका क्या हो गया, मीडियन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास ये माध्यिका की परिभाषा होगी। परिभाषा से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे बोलेगा, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख खींची गई रेखा गई सम्मुख भुजा को उस भुजा को दो बराबर भागों में करती है, वह रेखा कहलाती है माध्यिका। कोणार्धक, शीर्षलंब, लंबार्धक, ये इस प्रकार की सारी चीजें होती है। तो आपको यहाँ पर वो क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। ठीक, अब यहाँ पे माध्यिका हो गई। अब इस प्रकार से इस B शीर्ष से भी एक माध्यिका खींची जाती है, उसके बाद इस C से भी एक माध्यिका खींची जाएगी। अगर यहां देखेंगे तो ये क्या होगा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यानी क्या होगा, एक प्रतिच्छेद बिंदु होगा। और किसका प्रतिच्छेद बिंदु हुआ, ये किसका प्रतिच्छेद बिंदु हुआ है, किसका प्रतिच्छेद बिंदु है, माध्यिका का। तो माध्यिका का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही माध्यिका का क्या कहलाएगा, केंद्रक, यानी इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पे एक परिभाषा और आएगी, उसका नाम होगा केंद्रक। ठीक, क्या होता है केंद्रक, केंद्रक मतलब यानी माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। ध्यान रखिएगा क्या कहलाता है। अब देखो परीक्षा में फिर इस प्रकार से माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। प्रश्न 4 ऑप्शन आ जाएंगे, लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक। तो आपका उत्तर क्या होगा, केंद्रक। तो इसका उत्तर क्या होगा, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक को ध्यान रखिएगा, एक और नाम कहते हैं गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र को होता है ग्रेविटी सेंटर। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेंटर। इसीलिए इस केंद्रक का जो यहां पे ओ नाम ना देके यहां पे दिया जाता है जी, इस गुरुत्व केंद्र के कारण। आपने देखा होगा कहीं पर भी, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा या कहीं किताबों में लिखा होगा, कहीं पे लिखा होगा, तो त्रिभुज में माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको ओ नाम ना देकर क्या दिया जाता है, जी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किसी माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र यानी ग्रेविटी सेंटर कहलाता है। गुरुत्व केंद्र के अलावा इसको क्या और नाम देते हैं, बताइए, केंद्रक देते हैं, गुरुत्व केंद्र देते हैं। देखो क्या नाम हो गया, एक तो हो गया केंद्रक और एक और क्या हो गया, गुरुत्व केंद्र। ठीक, अब इसके बाद इसके हम पढ़ेंगे क्या, गुण। यानी इस प्रकार से अब यहाँ पे इन दो परिभाषाओं से संबंध में क्वेश्चन पिछले साल एमपी टेट 2018 जो हुई थी उसमें भी इन परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद एसएससी आप देखो, रेलवे देखो, कई सारी एग्जाम मैंने देखी है,
उन एग्जामों में इस माध्यिकाओं के परिभाषाओं के बारे में, यानी इस केंद्रक से पूछा है और माध्यिका से डायरेक्ट परिभाषाओं के बारे में पूछ लिया। इसके गुण भी होते हैं, उन गुण से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहां पर अब आपको दो परिभाषाएं बिल्कुल पक्की याद करनी। कौन सी? एक तो माध्यिका, यानी किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई रेखा जो उसको दो बराबर भागों में विभक्त करती है, इस कॉल्ड मीडियन। ठीक है। इन ए ट्राइंगल द एनी वर्टाइसेस, इसको बोलते हैं वर्टाइसेस, मतलब होता है शीर्ष। ठीक है। तो एक खींची गई ऑपोजिट अगर आपकी जो साइड है उसको अगर बाइसेक्ट कर देती है, उसको समद्विभाजित कर देती है, तो वह रेखा क्या कहलाती है? मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, यानी उस त्रिभुज की क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। तो आपने यहां पे देखो, और उन माध्यिकाओं को अगर प्रतिच्छेद कर दें तो वो प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? उसका क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। ये दोनों परिभाषा आप लिखिए, इसके बाद लिखते हैं इसकी विशेषता। ठीक, इन विशेषताओं के संबंध में क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्या आप समझ पाए? आ रहा मजा? चलिए, बिल्कुल आपको चारों चीजें बिल्कुल एकदम इतनी अच्छी तरह से बताएंगे कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कभी भी माध्यिका नहीं पढ़ी होगी, उसके बावजूद भी आपको लगेगा कि चीजें इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद लिखेंगे माध्यिका की विशेषताएं, या इसके गुण कह सकते हैं, या इसके प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, या फिर इसके मुख्य बिंदु कह सकते हैं। अब देखिए, बिल्कुल ये चित्र देखते जाएंगे और हम माध्यिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब इस पूरे त्रिभुज में देखिए कितनी माध्यिकाएं बनी हुई है? कितनी बनी हुई? 1 2 3, क्योंकि शीर्ष कितना है? 3। तो एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है? 3 माध्यिकाएं होती है। माध्यिकाएं होती है। ठीक, चित्र ये याद रखना, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है? 2 माध्यिका, 1 माध्यिका होती है। ठीक, अब उसके बाद क्या होती है? अगर इस त्रिभुज में केवल मैं एक ये खींचू, देखो दूसरी के लिए, अगर मैंने ये एक माध्यिका खींच ली तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। ठीक, अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई तो आपको पता है इसके जस्ट सामने वाले कोण भी, ये जी चीजें हैं, इसके जस्ट सामने वाला कोण ये बराबर हो जाएगा और इसके जस्ट सामने वाला कोण ये बराबर हो जाएगा। तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हो गए, और ये भुजा और ये भुजा भी क्या हो गए? बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। अगर सर्वांग सम हो गए तो दोनों त्रिभुज का क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर होगा। इसका मतलब होता है त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। यानी अगर यूं कहें तो क्षेत्रफल बराबर होते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल अगर 1 है तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा? 1। इसका 2 है तो इसका भी कितना होगा? 2। 2 बराबर त्रिभुजों में बांटती है। तीसरी परिभाषा, अगर देखो ये त्रिभुज है, ये उसके बाद इसकी माध्यिका है, ये यहां पे कर दी, ये कर दी और ये कर दी, और ये क्या है? इसका केंद्रक। ठीक, तो क्या होता है? अगर देखा जाए तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, तो इस प्रकार से ये तीनों, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, तीनों क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर। तो लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है। 3 बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। ठीक है, करेगा कुछ नहीं। परीक्षा में क्या होता है कि इस प्रकार की एक माध्यिका खींच दी और बताते हैं कि इस भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक, और इसका है 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना कि क्षेत्रफल इसका होगा। और अगर आप वैसे सिद्ध कर सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार ये रही और ऊंचाई भी वही, इसका भी आधार वही रहेगा और ऊंचाई वही रहेगी, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। इसी प्रकार से यहां पर भी वही सिचुएशन रहेगी।
तो इस प्रकार से त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है। 3 बराबर भागों में बांटने का मतलब होता है इन तीनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब चौथे पे आते हैं। अगर हम एक त्रिभुज खींचे, त्रिभुज में ये एक माध्यिका खींची, ये एक माध्यिका खींची और ये एक माध्यिका खींची। अगर यहां से माध्यिका खींची यहां पे, यहां से माध्यिका खींची यहां पे और यहां से माध्यिका खींची यहां पे, तो ये क्या हो गया माध्यिका। कितनी माध्यिका हो, तो 3 माध्यिका। अगर इनके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल सभी बराबर होंगे। यानी इसका मतलब होता है त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती है। यानी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में, 6 बराबर भागों में बांटती है। आया मजा? यानी इसका मतलब हुआ त्रिभुज की जो तीनों माध्यिका हैं वो त्रिभुज को कितने बराबर भागों में बांटती है, 6 बराबर भागों में बांटती है। यानी इसका मतलब होता है इसका क्षेत्रफल जितना होगा उतना उतना इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। ठीक है, अब आता है पांचवी पे। पांचवी के बारे में तो आपने जनरली बहुत सारी बार पढ़ा होगा, है? हमको 8 इसकी विशेषता लिखना है। आप सोच रहे हो कितनी होगी, कब खत्म होगी। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम चलने को बोलते हैं कि चलिए, और चलने के बाद पता चलेगा सब 2 किलोमीटर चलिए, कितना हो चलना है। हमने बोला कि चलिए, फिर आप 4 किलोमीटर के बाद वही क्वेश्चन करेंगे। तो कम से कम अगर हाँ आपको बता दें कि इतना चलना है, तो आपके अंदर क्या होता है उसको चीज को लेकर कैलकुलेशन हो जाएगा। हम इतने कदम चल गए, हम 50% चल चुके, हम 60% चल चुके, 70, और उसके बाद जैसे जैसे मंजिल आती जाएगी आपके अंदर वो एक जिज्ञासा भी जाती है, क्योंकि मंजिल आपको हमेशा दिखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, किसी भी लक्ष्य को पहुंचने के लिए आपको उस मंजिल के बारे में दिन में 200 बार नहीं, हर पल सोचना है। ये आपका अनकॉन्शियस माइंड बोलता है, और अवचेतन मन ये बोलता है कि जिस चीज पर आपको पहुंचना है उसको अगर हम रोज हर पल इमेजिन करेंगे तो वो आपके उस चीज को पाने के लिए उसकी जो सफलता की दर है वो दुगुनी नहीं कई गुना हो जाएगी। ठीक है, तो कितने पॉइंट पढ़ना है अपने को, 8 पॉइंट। 4 पढ़ चुके हैं, दैट मींस 50% आपका सफर खत्म हो चुका है। चलते हैं हम 5वें पॉइंट की ओर। बहुत अच्छी चीज है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये हो रहा 5वें में, ये त्रिभुज है आपको, इस त्रिभुज में ये एक माध्यिका है, तो ये यहां पर बनेगा केंद्रक। पता है आपको, ये केंद्रक इस माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। क्या आ चुका है, पूरे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ये माध्यिका जो है, ये माध्यिका इस त्रिभुज को ये माध्यिका केंद्रक जो होता है इस माध्यिका को 2 भागों में 2:1 में विभाजित करता है। तो लिखो त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को कितने 1:1 में, 2:1 में विभाजित करता है। अपनी कॉपी में सारी चीजें बिल्कुल एकदम शान से लिखिए, विभाजित करता है। त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब 2:1 में विभाजित करने का मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि कभी कभी क्या होता है वो आपको एक ऐसी चीजें दे देता है जिससे आपको चीजें पता भी नहीं चलती कि क्या करना है आपने। जैसे कि यहां पर दे दिया, इस पूरी माध्यिका की लंबाई उसने दे दी 6 सेंटीमीटर, या फिर माध्यिका की लंबाई नहीं दी, उसने बोला कि यहां से लगाकर यहां तक की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर दे दी तो ये पूरी कितनी सेंटीमीटर होगी, 4 कितने के बराबर होगी, 2 के बराबर। तो 1 कितने के बराबर होगी, 2 के बराबर। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। यानी माध्यिका की लंबाई कितनी होगी, 6। इस प्रकार से क्वेश्चन। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, एप्टीट्यूड जैसे एग्जाम में तो इसके संबंध में क्वेश्चन क्यों कुछ नहीं बोलेगा, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को विभाजित करता है, ऑप्शन 2:1, 3:1, 4:1, 5:2। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको उत्तर लिखना। अब उसके बाद आता है आपके पास छठी परिभाषा। छठी परिभाषा में अपन देखेंगे, इसको थोड़ा सा इसी त्रिभुज को मैं रहने देता हूं, यही काम आएगा आपके छठी में। ठीक है, अब छठी त्रिभुज में आप देखिए, बिल्कुल आराम से देखिएगा।
आपने त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में सीखा होगा। मैं यहाँ पे थोड़ी चीजों को लेकर हूँ। छठी परिभाषा में हम 3 रिजल्ट निकालेंगे। इससे क्या होगा, 3 रिजल्ट निकालेंगे। तो छठी में चीज के ध्यान से सुनना। छठी जो आपकी परिभाषा है उसमें एक चीज है कि ये एबीसी त्रिभुज है, इसमें एडी एक माध्यिका है। उसके बाद यहां पर एक और जो लेंगे ओपन डी ले लेंगे और एक और ले लेंगे सीएफ। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि त्रिभुज की, अगर इसको सही ढंग से मैं यहां पे थोड़ा सा रफ कर देता हूं, तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देखेंगे त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। ये आपने पढ़ा तो उसको अप्लाई करते हैं अपन। देखिए बी जी, देखो यहां पर जो केंद्रक होता है उसको क्या बोलते हैं, जी। जी मतलब होता है ग्रेविटी सेंटर। तो आपका बी जी यानी ये बी और ये जी प्लस जीसी हमेशा बड़ा होगा बीसी से। अरे होगा कि नहीं होगा? इस त्रिभुज में बीजीसी में इसका योग और इसका योग इस हमेशा इस भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। त्रिभुज को पहला ही गुणधर्म आपने पढ़ा है बिल्कुल। अब उसके बाद इसी प्रकार से ये बीजी और ये जी यानी यही बीजी प्लस क्या हो रहा है जीए बड़ा होता है एबी से। और उसी प्रकार से यहां पर देखी जाए तो यही वही क्या हो रहा है जीसी, आपका जीसी प्लस जीए बड़ा होता है एसी से। ठीक है, तो यहां पर आपने जो थ्योरम इस प्रकार से तीनों चीजें, अब इन तीनों इक्वेशनों को क्या कर लो, जोड़ लो। भाई जोड़ना तो पड़ेगा अपनों को तीनों इक्वेशनों। अगर इन तीनों इक्वेशनों को जोड़ देते हैं तो ध्यान रखिएगा आपके पास क्या प्राप्त होता है, ए बी बी सी और सी ए, यह प्राप्त होता है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इन तब की तरफ मुंह क्या है, छोटा, तो ये छोटा ही रहेगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे इन तीनों को जोड़ते वक्त कि बीजी यहां पर भी है, बीजी यहां पर भी है, तो कितने बीजी हो जाएंगे, 2 बीजी। 2 कॉमन निकाल लेता हूं। अब उसके बाद ये बीजी बीजी तो जीसी कितने हो जाएंगे, ये बीजी। उसके बाद जीए कितने हो जाएंगे, जीए भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। प्लस अब जीए भी हो गया तो फिर क्या होगा, जीसी भी होगा, तो जीसी भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये आपका पहला रिजल्ट मिला आपको। किससे, इससे। इस 6 से हम 3 रिजल्ट निकालेंगे, 3 रिजल्ट। फिर से ध्यान रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए कि क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल से इसी प्रकार से पूछते हैं कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज का केंद्रक जी हो तथा उस जी को सभी शीर्षों से मिलाने वाली रेखा बीजी जीसी और जीए हो, तो त्रिभुज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको पता है 4 ऑप्शन में से ये एक कथन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से मिलेगा। अब हम बात करते हैं बीजी। ये कहां है बीजी, ये तो थोड़ी देर के लिए, ये अब हम बात करते हैं केवल एक के बारे में बात करूंगा। ये क्या है, एजी, ये एजी एजी एजी। अब अगर इस एजी को मैं एडी के संदर्भ में बोलना चाहूं तो इसका मतलब होता है ये एजी, देखो ध्यान से सुनिए, मुझे एजी, ये एजी अगर देखा जाए तो माध्यिका की तुलना में कितने अनुपात के बराबर है, 2 अनुपात के बराबर। और ये एजी बटे 2 अगर 2 अनुपात में है तो पूरी माध्यिका कितने के अनुपात के बराबर में होगी, 3 अनुपात के बराबर। और ये बराबर कितना होगा, एडी। ये अगर आपको गणित से ढंग से आती है, गणित से ढंग से आने का मतलब ये हो रहा है कि अगर आपको अनुपातिक रूप से थोड़ी सी चीजें बताओ, आपको पता है ये एडी, अगर इसको मैं पूरी मिला लेता हूं, ये पूरी, तो ये कितना भाग है, 2 भाग। और ये कितना भाग है, तो एजी कितना भाग है, 2 भाग है, तो एक भाग कितना होगा, एजी बटे 2। और मुझे पूरा भाग निकालना है, तो पूरा भाग निकालने के लिए कितना होगा, 2 और 1 3, तो बराबर होगी एडी। तो यहां पर एडी इस एजी की जगह कितना लिख सकता हूं मैं, एजी की जगह लिख सकता हूं मैं 2/3 एडी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं, पहली बार तो आप बताओ कितना लिख सकता हूं मैं,
2/3 AD लिख सकता हूं। इसका मतलब होता है इस GA की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, 2/3 AD लिख सकता हूं। तो इसी प्रकार से इस BG की जगह, यहां जो BG है, इस BG की जगह मैं लिख सकता हूं 2/3 BE लिख सकता हूं। और उसी प्रकार से इस GC की जगह मैं लिख सकता हूं 2/3 CF लिख सकता हूं। अरे हाँ है ना, लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब होता है, चलिए आपके पास एक रिजल्ट और प्राप्त हो जाता है, AB प्लस BC प्लस CA। ये तो लेस देन ही रहेगा। यहां पर इस BG की जगह लिखूंगा मैं 2/3, ध्यान रखिएगा फिर से, ये रहा BG, इसकी जगह लिखूंगा मैं 2/3 और उसके बाद लिखूंगा BE। तो BE तो मैं रखूंगा कॉमन, 2 के साथ गुणा होगा 4, तो ये हो जाएगा 4/3 और यहां पे बचेगा B। अब B की जगह यहां पे पहले लिख देता हूं मैं AD, उसके बाद लिख दूंगा मैं AD के बाद B और उसके बाद लिखूंगा मैं CF। किसी को कोई दिक्कत क्या, कहीं किसी को दिक्कत क्या? AD, B और CF, ये इसका 2 रिजल्ट है। ध्यान रखिएगा, इससे संबंध में क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए अब पिछला क्वेश्चन अलग था, दूसरे क्वेश्चन में यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं AD B, त्रिभुज ABC में B की माध्यिका है, यहां पे BE हो गई, एक से AD हो गया, CF हो गया, तो बताइए उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी भुजा। तो ये क्या है? देयर इज द रिलेशन, देयर आर द रिलेशन अमंग, क्या है, किसके बीच में रिलेशन है? ये किसके बीच में रिलेशन है? भुजाओं और माध्यिकाओं के बीच में रिलेशन है। यानी तीनों भुजाओं का ये जो योग होता है वो उनकी माध्यिकाओं के योग से 4/3 से थोड़ा सा अधिक होता है। बराबर नहीं बोला सर, 4/3 से थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और इसका जो होता है वो लास्ट, इन तीनों भुजाओं का अगर हम वर्ग कर दें और उसके बाद इसका पूरा सॉल्यूशन करें तो हम ये एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और दोनों का जब वर्ग करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा और ये चीज ऐसी हो जाएगी। ध्यान से सुन लेना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर होता है, अब यहां पे ये अगर उलट गुणित हुआ तो यहां पे 4/3 ही रख रहा हूं, ये होगा AD स्क्वायर प्लस हो गया B स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से चीजों को देखा है। यहां पे क्या देखा आपने कि इस प्रकार से चीजों को यहां पे चीजों को होते हुए देखा है। चलिए, तो अब यहां पे हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी? 6 प्रॉपर्टी के बारे में आपने चीजों को पढ़ा है। ठीक है, तो आप इसको पूरा तरह से आत्मसात करिए। फिर से देखो बताओ, सबसे पहले जो अभी लिख चुके हैं, क्योंकि हमें 2 प्रॉपर्टी और लिखना है, इसके लिए हमें थोड़ी सी जगह और चाहिएगी। हो सकता है हम यही पे कर दें, जिससे क्या होता है इन सबको रिवाइज करने में भी आपको दिक्कत ना हो। देखिए फिर से, अभी तक क्या पढ़ा आपने? माध्यिका पढ़ी, माध्यिका की परिभाषा पढ़ी, उसका केंद्रक पढ़ा और उसके बाद ये 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी। मैं रिवाइज बाद में करूंगा, 7वीं प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं। देखिए ये है आपकी एक त्रिभुज ABC, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है इस 7वीं प्रॉपर्टी के बारे में। त्रिभुज ABC है, इसमें एक माध्यिका कितनी हुई? AD हुई, इसकी एक माध्यिका कितनी हुई? BE हुई, और इसकी माध्यिका कितनी? CF हुई। तो क्या हुआ? त्रिभुज ABC में का क्षेत्रफल और इन माध्यिकाओं से बना क्षेत्रफल। अब बोलोगे सर ये माध्यिकाओं से कैसे क्षेत्रफल बनता है? तो प्रभु मेरे, माध्यिकाओं से क्षेत्रफल ऐसे बनता है कि AD को एक तरफ ले जाओ, इस BE को भी एक तरफ ले जाओ और उसके बाद CF को भी एक तरफ ले जाओ, तो ये बन गया क्षेत्रफल। यानी इस माध्यिका को मैंने उठाया, यहां रखा, इस माध्यिका को उठाया मैंने, यहां रखा, और इस माध्यिका को उठाया मैंने, यहां रखा। तो इन तीनों माध्यिका, अब यही मत ढूंढने लग जाना कि इन माध्यिकाओं से बना त्रिभुज कैसे बनेगा यार, ये त्रिभुज से इतना सा बन रहा है। नहीं, इन माध्यिकाओं को उठा के कहीं और ले जाओ, क्योंकि माध्यिका की लंबाई तो होगी ना, किसी की 5 सेंटीमीटर हुई, किसी की 6 सेंटीमीटर हुई, किसी की 7 सेंटीमीटर। उन तीनों माध्यिकाओं को ले जाओ और उससे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो। क्या करो? उससे एक त्रिभुज बनाओ। तो माध्यिकाओं से बना त्रिभुज बोलते हैं उसको। ध्यान से सुनना फिर से, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। क्या हो रहा है?
एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाओं को उठाओ, उठाओ का मतलब होता है यहां से माध्यिका पकड़ो, ये 5 सेंटीमीटर की एक तरफ लाके पटक दो, ये 6 सेंटीमीटर की इसको भी लाके पटक दो, ये 9 सेंटीमीटर की इसको भी लाके पटक दो, ऐसे कोई भी लंबाई हो उसको, और कोई भी लंबाई नहीं साहब त्रिभुज बनेगा उससे 100% बनेगा। तो इन माध्यिकाओं से बना जो त्रिभुज होता है उसका भी क्षेत्रफल होता है, और इस त्रिभुज जो आपका ओरिजिनल त्रिभुज है इससे भी बना क्षेत्रफल था, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो उसको लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी इसको बोलते हैं मूल क्षेत्रफल। मूल क्षेत्रफल मतलब होता है जो त्रिभुज आपको मूल त्रिभुज दिया है, मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 4/3 माध्यिकाओं से बना क्षेत्रफल, माध्यिकाओं से बना क्षेत्रफल। अब बताओ एग्जाम में क्या पूछा गया है पता आपको? किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी है उसने 6, 8 और 10। कितना प्यारा क्वेश्चन आया। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी है उसने कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो बताइए इस त्रिभुज, तो उसके मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? भाई ये माध्यिका किसी न किसी त्रिभुज में बनी होगी, तो माध्यिकाओं की लंबाई तो दे दी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इन माध्यिकाओं से बनने वाला जो त्रिभुज का है वो क्षेत्रफल तो होगा कहीं। तो उसने पूछा नहीं मुझे इसका क्षेत्रफल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता बराबर 4/3 गुणित माध्यिकाओं से बना क्षेत्रफल। तो आपको पता 6, 8 और 10। आपको त्रिभुज की भुजाएं देखकर पता होना चाहिए कि कौन से त्रिभुज की भुजाएं। भाई बड़ी भुजा का वर्ग 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, 6 का 36, इसका मतलब होता है दोनों 100। यानी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब वो त्रिभुज समकोण होगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यानी 1/2 आधार इसका 8 है और ऊंचाई इसकी 6 है। ये 8 और 6 तो ये कितना हो गया 2 से 2 आपका कट चुका 4 और 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर या 32 मीटर स्क्वायर या 32 इकाई। अब बताओ, यानी इसका मतलब होता है अगर आपके पास माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है तो त्रिभुज के मूल क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। और अगर त्रिभुज का मूल क्षेत्रफल दे रखा है तो उसका 3/4 गुना कर दीजिए, माध्यिकाओं से बना क्षेत्रफल निकल आएगा। समझ पा रहे हो? तो माध्यिकाओं से बना क्षेत्रफल अगर आपको त्रिभुज की तीनों माध्यिका तीनों भुजाएं दे रखी है, माध्यिकाएं की तीनों माध्यिका दे रखी है, तो उसका 4/3 गुना करेंगे मूल क्षेत्रफल निकल आएगा। और मूल क्षेत्रफल का 3/4 गुना करेंगे तो क्या होगा? माध्यिकाओं से बना क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इस प्रकार से ये 8वीं चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं 8वीं चीज। 8वीं चीज के बारे में थोड़ा सा मैं इसको यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये 8वीं, ठीक है, ये हो रही है 4, 5, 6, 7, 8। अब 8वीं के लिए मैं आपको एक ट्राइंगल देता हूं, ये ए बी सी, ध्यान से सुने। त्रिभुज एबीसी में ये आपका क्या है? ये एक एडी हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया? बीसी। तो इसकी कौन सी होगी माध्यिका? सी। और इसकी माध्यिका कितनी होगी? बीएफ। तो अब यहां पे माध्यिकाओं की लंबाई के बारे में पूछेगा। अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो तो माध्यिकाओं की लंबाई कैसे निकालना है वो सूत्र है। तो आपको मैंने शुरू में बताया था कि ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के जस्ट सामने की भुजा कितनी होती है? छोटा सी। तो आपको बोल रहा है कि एडी की लंबाई कितनी होगी? ठीक, ये एडी की लंबाई। फिर पूछ रहा है वो इसकी सीएफ की लंबाई कितनी होगी, या फिर बीडी, यहां पे पहले लिख लो बीएफ की लंबाई कितनी होगी और उसके बाद सीएफ की लंबाई कितनी होगी। यानी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई आपको निकालना है। कब? जब आपके पास तीनों भुजाएं दे रखी हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आपको दे रखी हो और उन तीनों माध्यिकाओं के सहारे किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे रखी हो और उनके सहारे अगर आपको माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी हो तो फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसके लिए आपको ध्यान रखिएगा ये भुजा, आपको ये रटना नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास सभी में 1/2 आ जाएगा। मैं तीनों चीजें एक साथ लिखूंगा। उसके बाद यहां आएगा अंडर रूट,
तो यहां पर भी आएगा अंडर रूट और यहां पर भी आएगा अंडर रूट। ठीक, तीनों एक साथ याद करना है। ठीक है, यानी किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं दे रखी हो तो उसकी माध्यिका निकाल सकते हैं। अब करना कुछ नहीं है, क्या करना है, देखिए अगर मुझे इस एडी की माध्यिका निकालनी है, एडी, तो ध्यान रखिए एडी की माध्यिका निकालनी है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को 2 गुना कर दो और इसको लिखो 2b²। ठीक, एडी, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को 2 गुना कर दो, इसके जस्ट सामने वाली भुजा को 2 गुना कर दो 2c² और यहां लिखो प्लस माइनस जो बच गई भुजा, कौन बच गई, यही बच गई, तो इसको लिख दो a²। क्या आप समझ पाए? याद करने के लिए ध्यान रखिएगा, जिस भी भुजा को जो भी माध्यिका निकालनी हो उस माध्यिका का जो सम्मुख भुजा है उस सम्मुख भुजा को तो लास्ट में घटाते हैं, उसके बाद बची हुई भुजाओं के दुगने का वर्गों का योग करते हैं, दुगने के वर्गों का योग करते हैं। ठीक है, अब BF निकालो, देखो BF तो निकालने का तरीका बिल्कुल सी है, BF का मतलब होता है इस भुजा पर वो माध्यिका बन रही है, तो इसका मतलब होता है इस भुजा का वर्ग, इस भुजा का वर्ग कितना होगा, ये इसका भुजा का 2a² प्लस 2c² माइनस b², ये रहा। अब निकालना CF का, तो CF का क्या होगा, CF मतलब ये, देखो जिस भुजा पर वो माध्यिका बनती है यानी जिस भुजा को वो 2 बराबर भागों में बांटती है उस भुजा को हमेशा क्या लिख दो, -c²। उसके बाद बची हुई भुजा क्या हो रही है, 2a² प्लस 2b²। ठीक, इस प्रकार से आप चीजों को लिख दीजिए, आपकी माध्यिकाओं की लंबाइयां निकाल दीजिए। चलिए अब यहां पर हम पूरी तरह से पूरी कॉन्सेप्ट है आपका सामने क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको पूरी तरह से रिवाइज। आप एक बार पूरे बोर्ड को देख लीजिए, यहां पर जो सारी चीजें लिखी हुई, अब उसके बाद फिर हम आंखें बंद करके जो भी चीजें हमने पढ़ी है उनको रिकॉल करेंगे। देखिए याद करने का मतलब होता है आपके जहन में वो चीजें, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें छप जाना चाहिए। जब एग्जाम में आए तो आप यूं करके सड़ा मुंह करके याद है कि नहीं, ये नहीं गलती है, कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, आर यू रेडी? चलिए आज जो हमने पढ़ा उसको बिल्कुल मैं आपको रिवाइज करता हूं। सबसे पहले पढ़ा आपने माध्यिका की परिभाषा। क्या पढ़ी आपने? माध्यिका की परिभाषा। तो माध्यिका की परिभाषा क्या होती है, किसी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई भुजा जो सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है वह क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। बस कुछ नहीं करना। माध्यिका क्या करती है, सम्मुख भुजा को, ऑपोजिट साइड्स को 2 बराबर भागों में बांट देती है। बात खत्म, माध्यिका हो गई। और उसके बाद एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका हो सकती है, तीनों माध्यिका, क्योंकि शीर्ष कितने होते हैं, 3। तो जब एक त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है तो तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, जिसको अपन सेंट्रोइड भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको जी बोलते हैं और उसको गुरुत्व केंद्र भी बोला जाता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, केंद्रक, गुरुत्व केंद्र, ये दोनों इसके नाम है। अब इसके बाद 2 परिभाषाएं आपने पढ़ ली, उसके बाद इसकी यहाँ पे 9 जो आपके पास क्या है विशेषता है, उन विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली विशेषता, त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है, 3 माध्यिका होती है, पहली विशेषता होगी। अब उसके बाद एक माध्यिका अगर खींचते हैं तो वो त्रिभुज को कितने बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। उसका केंद्र उस त्रिभुज को कितने बराबर भागों में बांटता है, 3 बराबर भागों में। अगर तीनों माध्यिका खींच दी तो वह त्रिभुज को कितने बराबर भागों में बांटती है, 6 बराबर भागों में। तो इस प्रकार से यहां पर अपने पास ये तीनों जो परिभाषा वो क्षेत्रफल के बाद, एक माध्यिका खींची 2 बराबर भागों में, ये केंद्रक 3 बराबर, चित्र भी ध्यान रखना ये इस प्रकार से, और तीनों माध्यिकाएं अगर खींच दी जाए तो उसको 6 बराबर भागों में बांटती है। पांचवी परिभाषा, पांचवा इसका जो त्रिभुज की माध्यिका यानी जो माध्यिका खींची जाती है उसमें जो केंद्रक होता है, तो यह केंद्रक इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, यानी ऊपर का जो सिरा होता है वो 2 भाग होता है और नीचे कितना होता है, 1 होता है। ये आपको पांचवी परिभाषा। उसके बाद छठी विशेषता होती है, छठी विशेषताओं में इसको सब छोड़ दो, आप तो बस इस चित्र को बनाओ और उस चित्र के बनाने के बाद 3 चीजें देखो, यहां पर भी AB + BC + C है, यहां पर भी AB + BC + C है और यहां पे AB² + BC² + CA²। इन तीनों चीजों को एक साथ याद करने की, लिखने की कोशिश करो। घर पे जाके जब लिखोगे ना तो मजा आएगा आपको। क्या लिखोगे, AB + BC + CA, तीनों भुजाओं का योग हो गया, त्रिभुज की तीनों भुजा का योग हो गया। AB + BC + CA,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए दो कंडीशन में ये छोटी रहेगी और तीसरी कंडीशन में ये बड़ी हो जाएगी, यानी वर्ग में ये चीजें क्या हो जाएगी, बड़े हो जाएगी। अब देखो पहली कंडीशन है 2, ये 2 मतलब होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 होता है किसका, बीजी जी ए और जी सी, ये यहां से इसका मतलब होता है इस चित्र के लिए अगर मैं बनाऊं तो ये इस प्रकार से रहेगा ए बी सी, ये क्या है आपका जी, तो क्या हो रहा है बीजी जी ए और जी सी, ठीक है, ये इस प्रकार। अब इसके लिए बात करें तो यहां पर अब बीजी हो गया, अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये एडी क्या हो गया, बीई क्या हो गया, सी माध्यिका हो गया, यानी ये अलग फार्मूला। अब इसके बाद इसमें ये माध्यिकाओं से संबंध है, तो तीनों भुजाओं का योग छोटा होता है उनकी माध्यिकाओं के 4/3 गुना से, यानी माध्यिकाओं के योग के 4/3 गुना से उन तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, छोटा होता है। उसके बाद क्या हुआ, इन तीनों को वर्ग कर दिया, तो उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, ये चिन्ह बदल जाता है, यानी तीनों भुजाओं के वर्गों का योग बड़ा होता है उनके सारी माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4/3 गुना से, यानी 4/3 गुना से माध्यिकाओं का योग बड़ा, बात ही खत्म हो। अब उसके बाद लास्ट सातवीं जो है, सातवीं क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी माध्यिकाओं से बना, माध्यिकाओं मतलब होता है माध्यिकाओं को उठाओ और उससे ट्रायंगल बनाओ, उस माध्यिकाओं से बना क्षेत्रफल जो होता है उसका 4/3 गुना होता है। अगर 4/3 गुना के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो माध्यिकाओं के क्षेत्रफल से बड़ा होता है कि छोटा होता है, बताओ, बड़ा होता है कि छोटा होता है। यानी माध्यिकाओं के क्षेत्रफल में अगर हम 4/3, यानी 4/3 का मतलब क्या हो रहा है, यानी इसका मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होता है। तो ध्यान रखिए कभी कभी संदर्भ में ये पूछा जाता है त्रिभुज की माध्यिकाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य में ध्यान रखिएगा त्रिभुज का मूल क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होता है माध्यिकाओं से बने क्षेत्रफल के द्वारा, क्योंकि इसमें लिखा है 4/3, यानी इसका मतलब होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माध्यिकाओं के क्षेत्रफल से 4/3 का मतलब होता है 1 से बड़ा, यानी इसका मतलब होता है ये बड़ा ही होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिकाओं के बने क्षेत्रफल से हमेशा अधिक ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, पर जब आपको पूरा प्रॉपर्टी आ गई आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आप उसको मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी आपकी 8वीं, उसमें क्या हो रहा है, अगर त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखी है तो माध्यिका की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो माध्यिका की लंबाई के लिए आपको कुछ नहीं करना, इमेजिन करना है, एडी अगर माध्यिका निकालनी हो तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा का वर्ग कर दो, ठीक है, और उसके बाद इसका भी वर्ग कर दो और नीचे वाली का भी वर्ग कर दो, तो 1/2 अंडर रूट में इसके जस्ट सामने वाली भुजा का 2b², इधर का करो तो 2c² और नीचे वाले का करो 2b²। ये b याद मत रखिए, आप किसी भी त्रिभुज में डायरेक्ट अगर आपको निकालना, देखो ये यहां पे देखिए ये त्रिभुज है गया, इसमें इस एडी का मान निकालना है आपको, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 1/2 अंडर रूट इस भुजा का वर्ग, अगर माना कि ये 10 है तो ये 10 का वर्ग, 2 × 10 का वर्ग, यानी 2 × 10 का वर्ग, प्लस अगर ये 5 है तो ये क्या लिखेंगे 2 × 5 का वर्ग, माइनस ये 4 है तो -2 × 4, 2 नहीं, यहां पे 2 नहीं आएगा, ये 4 का वर्ग। आपको डायरेक्ट आना चाहिए, समझ पा रहे हो आपकी चीजों को। तो इस प्रकार से आपके पास 9 चीजें हमने माध्यिका के बारे में पढ़ी। देखिए मैं ज्यामिति को बहुत सारा सोचना है कि सर ये ज्यामिति तो लंबी लंबी खींचती जा रही है। देखिए ज्यामिति को पढ़ाने का मतलब होता है अगर मैं चाहूं तो इसको 1 घंटे में खत्म कर दूं जो आपको चीजें चाहिए, पर देखो एग्जाम होती है, वहां पे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नहीं पता। और ज्यामिति को अगर अधूरा पढ़ेंगे, देखो अधूरा ज्ञान जीवन का सबसे खतरनाक ज्ञान होता है। अधूरा ज्ञान का मतलब होता है मैं आपको केवल बोलूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दूं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने का मतलब ये होता है आ भी सकते हैं क्वेश्चन और नहीं भी आ सकते हैं। हो सकता है एग्जाम में इतना सारा क्वेश्चन आया कि सर बोलेंगे सर आपने तो 8 घंटे की वीडियो बना दी ज्यामिति और ऐसा सारा क्वेश्चन आया कि पहले वीडियो का काम आ गया। तो ये अगर आपको पता होता तो भाई भविष्य अगर पता होता तो फिर कहां मेरी जरूरत थी और आपको जरूरत थी। साहब आपको यही पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, तो ना हमको पता है ना आपको पता है, पर हम अपनी तैयारी को लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर लेके चलेंगे। तो आज आपने पढ़ा माध्यिका, माध्यिका के बाद हम आगे चीजें और पढ़ेंगे। तो आपके पास त्रिभुज के 4 केंद्र होते हैं, अगर त्रिभुज के 4 केंद्र में से 3 केंद्र और पढ़ लिए तो अभी हम जो त्रिभुज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पढ़ा आपने त्रिभुज के गुणधर्म, पढ़ा गुणधर्म, उसके बाद पढ़ा क्या
त्रिभुज के गुणधर्म पढ़े, उसके बाद त्रिभुजों के बारे में, सर्वांग समता के बारे में पढ़ा, फिर त्रिभुजों की सर्वांग समरूपता के बारे में पढ़ा, और अब त्रिभुजों के बारे में हम इसके चारों केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक बटन होता है अंगूठे जैसा, अगर आपको दिखता है उसको, और आपको वाकई में ये नहीं, देखो मन से कह रहा हूं मैं आपको चीजें, अगर आपकी दुआएं मन से निकलेगी तो ही मजा आएगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि वाकई में चीज अच्छी है तो आप उसको लाइक करिए, अदरवाइज आप कमेंट करके हमारी कमियों को आप बताइए। ठीक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ओके, थैंक्स सो मच।